लोगों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स पर। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम एक टॉपिक अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया? इस टॉपिक से जस्ट पहले हमने एक टॉपिक अंडरस्टैंड करा था जिसमें हमने ये अंडरस्टैंडिंग ली कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जिसमें हर सेक्शन के जो लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपने अपने इंटरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा था। ठीक है, ये हमने अंडरस्टैंडिंग करी और इसी के सीरीज में हम एक और अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस प्रोसीजर को अपनाया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से डिबेट किया करती थी, किस तरीके से डिस्कस किया करती थी, डिसीजन मेकिंग आखिरकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे होती थी, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं दिया क्या हुआ है। अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डज नॉट कम ओनली फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज ब्रॉडली दो नॉट परफेक्टली रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अथॉरिटी की बात करते हैं कि हमारे लोग जितने भी उस टाइम पीरियड में जो भारत के लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विश्वास रखते थे, उसकी बात मानते थे, तो ये केवल इसी की वजह से नहीं है कि वो केवल एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। ठीक है, इट वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, वो भी एक वन ऑफ द कारण है, वन ऑफ द रीजन है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ आती है, वो क्या है? इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीजर इट अडॉप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, उसकी वजह से तो अथॉरिटी तो आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास, लेकिन साथ साथ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो प्रोसीजर अपनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को माना जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिस्पेक्ट एक तरीके से करी जा रही थी। ठीक है, कौन सा प्रोसीजर अपनाया, किस तरीके से डिबेट करी, किस तरीके से डिस्कस करी, वही हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो चलिए रीड करते हैं। ईच मेंबर डेलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ होल नेशन इन द माइंड। तो क्या हो रहा था? जब भी हम कोई भी इशू पर डिस्कस कर रहे थे तो अलग अलग सेक्शन के लोग थे, तो वो अपने इंटरेस्ट को रख रहे थे। जैसे दलित अपने इंटरेस्ट को रखेंगे, है ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलितों के इंटरेस्ट को रख रहे थे। सिमिलरली अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का मेंबर था तो वो मुस्लिम्स की बात कर रहा था। ठीक है, अगर कोई ट्राइबल था तो ट्राइबल के लिए डिमांड कर रहे थे कि ट्राइबल्स को हमें स्पेशल राइट्स देना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हो ही रही थी। ठीक है, हर कोई अपने इंटरेस्ट की, अपने सेक्शन के इंटरेस्ट की आवाज़ को उठा तो रहा था। साथ ही साथ में जितने भी मेंबर्स थे वो डेलिब्रेट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। कैसे? अपने सेक्शन के इंटरेस्ट के साथ साथ पूरे राष्ट्र का जो इंटरेस्ट है, पूरे इंडिया का जो इंटरेस्ट है, पूरे नेशन का जो इंटरेस्ट है, उसको भी हम लोग ध्यान में रख रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, इस तरीके से हम हर चीज़ पर डेलिब्रेट कर रहे थे कि अच्छा ये चीज़ भारत के लिए ठीक है या भारत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, क्या इसकी वजह से कोई सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी को नुकसान तो नहीं होगा? तो हम इस तरीके से चीज़ों को डिबेट कर रहे थे, इस तरीके से हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे ताकि हम बेस्ट प्रोविजंस को लेकर आ सके और पूरे के ऐसे प्रोविजंस हम लोग लेकर आए जिससे पूरे के पूरे नेशन का जो इंटरेस्ट है वो ध्यान में हम रखें। ठीक है, तो हमने इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग करी, इस तरीके से हम डिबेट कर रहे थे। अब इसमें एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जब भी कोई डिबेट होती है तो डिफरेंसेस तो होते हैं, हर किसी का ओपिनियन अलग अलग होता है। कोई कहता है ये अच्छा है, कोई कहता है ये अच्छा है। 299 मेंबर्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि भाई सब लोगों ने हर चीज़ पर एकदम सिंपल तरीके से हर किसी चीज़ पर, हर डिसीजन पर हर किसी की सहमति होगी। नहीं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो होगा ही होगा, है ना। तो हम अब उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस किस तरीके से डिफरेंसेस थे और उस डिफरेंसेस को हमने कैसे मैनेज करा। देयर वॉज लेजिटिमेट डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट डिफरेंसेस थे प्रिंसिपल्स में। कैसे कैसे डिफरेंसेस थे? पहला, शुड इंडिया अडॉप्ट अ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो डिफरेंसेस इस चीज़ पर थे। कुछ लोग कह रहे थे कि सेंट्रलाइज सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, हम लोग सेंटर में ही गवर्नमेंट रख लेते हैं। ठीक है, और वहीं कुछ लोग, अगर आप देखोगे तो कुछ लोग डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें जो थर्ड लेवल है, जो सेंटर है, स्टेट गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ में हमें गांव के लेवल पर भी गवर्नमेंट रखनी चाहिए। तो इस तरीके से डिबेट हो रही थी। दूसरा चीज़, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, दूसरी चीज़ जो डिस्कस करी जा रही थी वो ये करा जा रहा था कि स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। क्या हमें फेडरलिज्म को अडॉप्ट करना चाहिए जहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों को पावर मिलती है, या फिर हमें यूनिटरी सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए जहाँ पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिबेट करी जा रही थी। एक और चीज़ थी, व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की पावर क्या क्या होनी चाहिए। क्या जुडिशरी को हम ये पावर दे सकते हैं कि वो लेजिस्लेचर के ऊपर चेक रखे, बैलेंस करे उसकी पावर को। अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा बिल लेकर आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, तो क्या फिर जुडिशरी को ये पावर होनी चाहिए कि वो ऐसे बिल को इलीगल डिक्लेयर करे।
तो ये सारे पूरे के पूरे डिबेट थे, ये सारे प्रिंसिपल्स पर क्या हो रहे थे, अलग अलग मेंबर्स पर, अलग अलग मेंबर्स इन पर, कोई सपोर्ट कर रहा था इनको तो कोई इनको अपोज कर रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करी, डिस्कस करी, हर चीज़ को हमने, हर इशू को हमने डिस्कस करा है ग्रेट सोफिस्टिकेशन के साथ, ठीक है। बहुत सोच समझ करके हर एक मुद्दे को हमने सोचते समझते हुए डिस्कस करा है। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। और क्या है, ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। केवल एक प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने बिना डिबेट के पास किया है। वो प्रोविजन क्या था, वो प्रोविजन था यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है, मीनिंग दैट ऑल सिटीजन रीचिंग अ सर्टेन एज वुड बी एंटाइटल टू बी वोटर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम। यूनिवर्सल सफरेज का सीधा सा मतलब ये है कि इंडिया में रहने वाले हर व्यक्ति को 18 ईयर्स के बाद, मतलब एक सर्टेन एज के बाद क्या मिलेगा, उनको राइट टू वोट दिया जाएगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस रिलीजन से आते हैं, कास्ट से आते हैं, एजुकेशन है उनकी, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी को क्या मिलेगा, राइट टू वोट मिलेगा। और इसी चीज़ को यूनिवर्सल सफरेज के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा प्रोविज़न था, एकमात्र ऐसा प्रोविज़न था जिस पर कोई भी डिबेट नहीं करी। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता था, हर किसी का कंसेंसस था। 299 मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स थे, ये सारे के सारे 299 मेंबर्स इस चीज़ पर एग्री कर रहे थे कि हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए, कंट्री में यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ पर कोई डिबेट हमने नहीं करी। दूसरा और चीज़ क्या बोली गई है, एवरी अदर मैटर वो सीरियसली डिस्कस्ड एंड डिबेटेड। इसके अलावा जितने भी मैटर्स, जितने भी इशूज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठाए गए, लैंग्वेज का मुद्दा उठाया गया, रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया गया, ठीक है, ट्राइबल्स को राइट्स देने का मुद्दा उठाया गया, सारे के सारे मुद्दों को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा है, डिबेट करा है। और डिस्कस और डिबेट करने का मतलब क्या है, डिस्कस और डिबेट जब हम हर चीज़ पर कर रहे हैं, हर मेंबर 299 मेंबर्स थे और वो अपने अपने ओपिनियंस को रख रहे थे हर इशू पर। तो सोचो कितने बड़े लेवल पर डिबेट हमने करी होगी। ऐसा ही नहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन हमने ऐसे ही ऐड कर दिया हो, ऐसा नहीं है। बहुत लंबे टाइम तक हमने चीज़ें डिबेट करी है, डिस्कस करी है, तब जा करके कोई भी प्रोविजन लेकर आता था तो हमने डिबेट करी उस चीज़ पर, उस प्रोविजन में कमियां निकाली, उस प्रोविजन को दोबारा से बनाया गया, फिर दोबारा से डिबेट करी, फिर दोबारा से डिस्कस करा, फिर वोटिंग हुई। इस तरीके से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी एक वन ऑफ द सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में से माना जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने डिस्कस और डिबेट करा, इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही थी, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर किसी को अपने ओपिनियंस को रखने का पावर होता है, हर किसी को राइट होता है। तो हमने भी क्या करा, ऐसे ही हमने डिस्कस करते हुए, डिबेट करते हुए अपने प्रोविजंस को ऐड करा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सो वी कैन सिंपली से दैट इट रिफ्लेक्ट्स द डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ दिस असेंबली। ये जितनी भी डिबेट और डिस्कशन हमने करी, ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि इंडिया क्या थी, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है। अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंगेज इन व्हाट वन माइट कॉल्ड एज पब्लिक रीजन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिबेट करा, डिस्कस करा, ठीक बात, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पब्लिक रीजन में भी इंगेज किया। पब्लिक रीजन का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं, रीड करेंगे पहले, फिर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट बट गेव प्रिंसिपल्ड रीजन्स टू द अदर मेंबर्स फॉर देयर पोजीशन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब भी कोई मेंबर अपने इंटरेस्ट को रख रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, तो उन्होंने केवल अपने इंटरेस्ट को नहीं रखा, अपने इंटरेस्ट को रखने के साथ साथ में उन्होंने रीजन दिया दूसरे मेंबर्स को कि वो ऐसी पोजीशन क्यों रख रहे हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो, जब कोई ट्राइबल, जैसे ट्राइबल लीडर थे एक जयपाल सिंह मुंडा, तो वो जब ट्राइबल्स के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जब अपने ट्राइबल्स के इंटरेस्ट को रखा, ठीक है, ट्राइबल्स के इंटरेस्ट को सामने रखा, तो उन्होंने बोला कि देखो, ट्राइबल्स के लिए हमें स्पेशल राइट्स देने चाहिए, उनको हमें रिजर्वेशन देना चाहिए, उनको हमें रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी एक अलग कम्युनिटी है, उनका कल्चर काफ़ी अलग है बाकी पूरे के पूरे इंडियन सोसाइटी से। तो अगर हम उनको स्पेशल राइट्स दे देंगे तो वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी रीज़न दिए, तो क्या हो रहा है, ये जो लीडर है, जो जयपाल सिंह मुंडा है, तो वो केवल ये कह के नहीं जा रहे कि हम ट्राइबल्स के लिए राइट मांगते हैं, हमें राइट दो, हमें राइट दो, ऐसा नहीं है। वो बता रहे हैं कि देखो, हम इसीलिए राइट मांग रहे हैं क्योंकि उनका कल्चर अलग है, ठीक है। उनसे क्या होगा, उनको एम्पावरमेंट फील होगी, वो फील कर पाएंगे कि वो भी इंडिया का ही पार्ट है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए स्पेशल राइट्स दे रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो रीजन दिया गया है, बाकी सभी मेंबर्स को रीजन दिया गया है कि वो इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं, वो अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए डिमांड क्यों कर रहे हैं, एक स्पेशल राइट्स की डिमांड क्यों कर रहे हैं। इसी चीज़ को पब्लिक रीजन कहा जाता है कि हम रीजन देंगे,
हम कोई चीज़ ऐसे ही बोल करके नहीं चले जाएंगे, या फिर हम ज़बरदस्ती किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि तुम हमारी बात को मानो। नहीं, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम रीज़न के साथ बता रहे हैं कि हम अपने इंटरेस्ट को इस तरीके से रखेंगे, और इसी चीज़ को पब्लिक रीज़न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस लेवल की हमने डिबेट करी है। हमने जितने भी लीडर्स थे, चाहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन के बारे में बात करी हो तो रीज़न दिया पूरा का पूरा, और बाकी सारे के सारे मेंबर्स ने उसके बाद जाकर के उनको सपोर्ट कराया कि हाँ, ये जो बात करी जा रही है वो ठीक है, रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो तब जा करके पब्लिक रीजन की वजह से हमारे जितने भी लोग थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट को रखा, और बाकी सभी मेंबर्स की सहमति के बाद जाकर के वो प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ से लेनी थी। और क्या दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, हर क्लॉज को, जो भी क्लॉज था उस हर क्लॉज को हमने डिस्कस करा है, डिबेट करा है। ठीक है, जैसे अगर हम सपोज हम कोई भी प्रोविजन लेकर आ रहे हैं, उस प्रोविजन के अंदर अलग अलग पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है, तो उनको क्लॉज कहा जाता है। तो जितने भी क्लॉज थे, कोई भी आर्टिकल था उसके अंदर अलग अलग क्लॉज हुआ करते थे, अलग अलग सब पॉइंट्स हुआ करते थे। उस हर पॉइंट पर हमने, हर छोटे से छोटे पॉइंट पर हमने डिबेट करा। हर छोटे से छोटे छोटे पॉइंट को जो मेंबर उस पॉइंट पर एग्री नहीं करता था तो उसने उसको क्रिटिसाइज करा, उसने बताया कि इस प्रोविजन में क्या कमियां हैं और इस कमियों को सुधारा गया, दोबारा से वो प्रोविजन बनाया गया, और तब जा करके हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे प्रोविजंस बने वो ऐसे बने जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोविजंस थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से हर छोटी छोटी चीज़ पर डिस्कस, डिबेट करते हुए, लोगों से राय लेते हुए, क्रिटिसिज्म करते हुए जा करके हमने अपने प्रोविजंस को ऐसा प्रोविजन बनाया है और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जो कि सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों को समझने के बाद समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज अ डेमोक्रेटिक बॉडी। तो इससे हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के साथ साथ एक डेमोक्रेटिक बॉडी भी थी, क्योंकि हमने हर चीज़ को डेमोक्रेटिक तरीके से डिस्कस करते हुए, डेलिब्रेट करते हुए, पब्लिक रीजन में इंगेज करते हुए हमने डिसाइड करा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ ऐड करी जाएगी, कौन सी चीज़ ऐड नहीं करी जाएगी। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट से ले ली। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्रोसीजर्स। इसमें क्या है, इसमें हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे और ज़्यादा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग कमिटीज़ थी, किस तरीके से अलग अलग मेंबर्स डिस्कस किया करते थे, डेलिब्रेट किया करते थे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है। रीड करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज़ ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 अलग अलग कमिटीज़ थी, मेजर कमिटीज़ थी। कुछ मेजर कमिटीज़ थी, कुछ माइनर कमिटीज़ थी। तो मेजर कमिटीज़ कितनी थी? 8 थी। ठीक है, और अलग अलग सब्जेक्ट्स पर ये थी। तो कौन कौन से मेंबर्स थे जो इन कमिटीज़ को हेड किया करते थे, इन कमिटीज़ को लीड किया करते थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये सब लोग क्या थे? ये सब लोग बेसिकली इन कमिटीज़ को चेयर किया करते थे। अब थोड़ा सा इन सब मेंबर्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये सारे मेंबर्स के ओपिनियंस क्या थे। ठीक है, क्या ये सारे मेंबर्स के ओपिनियंस एक जैसे थे क्या? ठीक है, या फिर इन सभी मेंबर्स के ओपिनियंस बहुत अलग अलग थे, और इसकी वजह से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन और ज़्यादा बेहतर बना पाए, क्योंकि ओपिनियंस के डिफरेंसेस की वजह से एक ज़्यादा बेहतर प्रोविजन हम लोग बना पा रहे थे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे। Ambedkar had been a bitter critic of Congress and Gandhi, accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled caste. तो अंबेडकर जी क्या करते थे? अंबेडकर जी कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे, गांधी जी को क्रिटिसाइज करते थे, बिकॉज ऑफ द रीजन उनको लगता था कि ना कांग्रेस ने ना गांधी जी ने बहुत ज़्यादा कुछ किया है शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अंबेडकर जो है एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते थे कांग्रेस के साथ में और साथ ही साथ गांधी जी के साथ में। ठीक है, ये चीज़ हमें समझनी होगी। दूसरी चीज़, पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मैनी इशू। पटेल और नेहरू दोनों के दोनों में बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हुआ करते थे अलग अलग मुद्दों पर। इसका मतलब क्या है? ये दोनों भी ऐसे व्यक्ति नहीं है कि ये दोनों सेम ही चीज़ पर एग्री कर रहे हो, नहीं। कोई भी एक चीज़ डिस्कस करी जा रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में तो पटेल जी कुछ और कहा करते थे, नेहरू जी कुछ और कहा करते थे। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो दोनों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन था। तीसरी चीज़, नेवरदिलेस दे ऑल वर्क टुगेदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही हम ये कहें कि ये जितने भी लोग हैं इन सब में ऐसा नहीं था कि सारे लोग एक ही तरीके से एक ही विचारधारा के लोग थे, नहीं। बहुत ज़्यादा अलग अलग विचारधाराएं थी इनकी, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा थे। इसकी वजह से जब भी ये लोग डिस्कस किया करते थे, डिबेट किया करते थे, बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस के ऊपर डिबेट किया करते थे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्यों हो पाई? भले ही इनका डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो, तब भी ये लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और एक साथ मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि इन सब में एक चीज़ थी। वो चीज़ क्या थी? टॉलरेंस।
वो लोग रिस्पेक्ट किया करते थे एक दूसरे के ओपिनियन को, भले ही वो एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट किया करते हैं कि ठीक है आपका ओपिनियन है तो आप अपने उस ओपिनियन को रखो। कोई दबा नहीं रहा है एक दूसरे के ओपिनियन को कि तुम मत बोलो मेरा ओपिनियन ज़्यादा ठीक है, तुम मत बोलो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा ठीक है। ऐसा किसी ने इम्पोज नहीं करा एक दूसरे के ऊपर, रिस्पेक्ट करा गया। किसी ने कोई प्रोविजन लेकर आए, सपोज जवाहरलाल नेहरू कोई प्रोविजन लेकर आए तो पटेल जी ने बताया कि इसके अंदर क्या कमियां हैं, नेहरू जी ने सुधार करा उस चीज़ में। इससे क्या हो रहा है, इसी की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि सबके ओपिनियंस अलग अलग थे तो ओपिनियंस की वजह से हर चीज़ का क्रिटिसिज्म किया गया और हर चीज़ को बेटर तरीके से लेकर आया गया। जो नया प्रोविजन लेकर आया वो ज़्यादा बेटर बना इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म, और इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेटर प्रोविजंस के साथ आ पाया। समझ पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंस है डिफरेंसेस की। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कमिटीज यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजन। तो कमिटी, जितनी हमने कमिटीज़ पढ़ी 8 कमिटीज़ थी, हर कमिटी प्रोविजंस बनाती थी कि ठीक है इस पर्टिकुलर चीज़ के प्रोविजंस ये है, ये प्रोविजंस है। प्रोविजंस का मतलब बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है, रूल्स बनाया करते थे हर चीज़ के ऊपर। अब जब ये प्रोविजन बनाते थे, प्रोविजन बनाने के बाद इस प्रोविजन को डिबेट किया जाता था। 299 मेंबर्स, सभी मेंबर्स हर प्रोविजन पर डिस्कस किया करते थे, बताया करते थे ये चीज़ क्या है, ये चीज़ इसमें क्या कमियां हैं, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो इस तरीके से हर प्रोविजन के ऊपर जो जो कमिटीज बना रही थी हर प्रोविजन पर हमने डिस्कस करा, डिबेट करा। कुछ ऐसे प्रोविजन थे जिस पर कोई डिबेट वगैरह नहीं हुई, जैसे यूनिवर्सल सफरेज का एग्जांपल हमने पढ़ा। तो यूनिवर्सल सफरेज जैसी चीज़ों पर क्या होता था, सारे के सारे मेंबर्स एग्री किया करते थे तो वो कंसेंसस के जरिए पास हो जाती थी चीज़ें। ठीक है, हर कोई उस चीज़ पर एग्री कर रहा है तो कंसेंसस बन गया, चीज़ें पास होगी। लेकिन सपोज कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जिस पर डिबेट भी हो रही थी, जिस पर एग्रीमेंट बन ही नहीं पा रहा था। तो क्या किया गया, जब एग्रीमेंट नहीं और कंसर्न वॉज रिस्पॉन्डेड टू विद ग्रेट केयर। हर प्रकार का एक आर्ग्यूमेंट, हर क्वेरी को हमने बहुत ज़्यादा ग्रेट केयर के साथ रिस्पॉन्ड करा है। और रिस्पॉन्ड कैसे करा है, राइटिंग में रिस्पॉन्ड करा गया है, लिखित के साथ, कि ये चीज़ ऐसे ठीक है या ऐसे ठीक नहीं है, तो फिर क्यों ठीक नहीं है या फिर क्यों ठीक है, हर चीज़ का रीज़न दिया। ठीक है, जिसको पब्लिक रीज़न कहते हैं ना, हर चीज़ का रीज़न दिया और साथ ही साथ में राइटिंग में लिख करके दी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। द असेंबली मेट फॉर 166 डेज। असेंबली कितने दिन मिली, 166 डेज में मिली, और एंड इट स्प्रेडेड ओवर 2 years and 11 months। ठीक है, तो लगभग 2 साल 11 महीने तक हम लोग काम करते रहे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। 2 साल 11 महीने मतलब कितना हो गया, लगभग 3 साल हो गया है। ठीक है, तो 3 साल तक हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में काम करा, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम प्रोविजन बना रहे थे। फिर प्रोविजंस पर, पहले प्रोविजन बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, प्रोविजन को फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लेट डाउन करा, फिर लोगों ने बताया कि इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये कमियां हैं, फिर दोबारा से उस प्रोविजन को बनाया गया, फिर दोबारा से टाइम लगा चीज़ों में, फिर दोबारा से डिस्कस किया गया, डिस्कस किया, कंसेंसस नहीं बना तो वोट करी गई चीज़ों पर। समझ पा रहे हो, इतना लंबा प्रोसीजर, इसीलिए इतना लंबा टाइम लगा। ठीक है, और क्या था, इट्स सेशन वर ओपन टू द प्रेस एंड पब्लिक अलाइक। ऐसा नहीं था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बंद दरवाजों में बना लिया, किसी को कुछ पता ही नहीं चलने दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड किया जा रहा है, क्या ऐड नहीं किया जा रहा। नहीं, प्रेस थी वहाँ पर मौजूद। ठीक है, तो प्रेस के लोग वहाँ पर आया करते थे, देखा करते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे डिस्कस कर रही है। अगर सपोज प्रेस ना होती, बंद दरवाजे में होता, तो हमारे पास ये इमेजेस नहीं आती जैसी इमेजेस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये सारी इमेजेस वगैरह क्यों है, क्योंकि प्रेस अलाउड थी वहाँ पर। प्रेस रिकॉर्ड कर रही थी कि चीज़ें कैसे हो रही है, कैसे डेलिब्रेशन हो रहा है, कैसे डिस्कशन हो रहा है, कैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा है। तो प्रेस के साथ साथ ऐसा नहीं था कि केवल प्रेस थी, बट पब्लिक भी थी, लोग भी आया करते थे, डिस्कशन को सुना करते थे कि क्या चीज़ें किस तरीके से डिस्कस करी जा रही है। उनको समझ में आ रहा था कि अच्छा उनका कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से वो गवर्न होंगे, वो कैसे तैयार किया जा रहा है, उनको आइडिया था इस चीज़ का। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उसके बाद लोगों ने इसीलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करा, इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करा, क्योंकि लोग जानते थे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कैसे डिस्कशन किया जा रहा है, डेमोक्रेटिक तरीके से किया जा रहा है, कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और एक डेमोक्रेटिक बॉडी है, और प्रोसीजर बहुत सिंपल तरीके से हम हर चीज़ पर डिबेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो सारी जानकारी लोगों को थी। समझ पा रहे हो, इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हर किसी ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया है, और इसी की वजह से, इन्हीं सब फीचर्स की वजह से, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की वजह से, डेलिब्रेशन की वजह से, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, जिससे आज भी हमारी कंट्री सक्सेसफुली रन कर रही है। ठीक है,
समझ में आ गया? तो ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को इन 2 टॉपिक से अंडरस्टैंडिंग करनी थी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, ठीक है? तब तक सभी लोगों को नमस्कार।